इतने संघर्षों में भी मुस्कुरा रहा हूँ मैं, जिंदगी देख तुझे कैसे हरा रहा हूँ मैं। तो इन्हीं लाइनों के साथ टीआरआम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। एक ऐसा शासक जिसका इतिहास साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित दिखाई देता है। ये पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर भारत विजय अभियान किया, दक्षिण भारत विजय अभियान किया, मंगोलों के खिलाफ विजय अभियान करता है। तो इतना व्यापक स्तर का कोई सुल्तान फिर दिल्ली सल्तनत में नहीं हुआ जिसने इतनी कार्य योजनाएं अपने दिमाग में लेकर चलता था। उसने विश्व विजय का भी ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली के उसके मित्र जो कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसके समझाने पर वो मान गया था और एक कई खिताब बड़े बड़े धाड़ भी किया है। इससे तय है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो मोहम्मद हबीब ने कहा है कि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी इतिहास अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है, तो सच ही कहा है, क्योंकि उत्तर भारत में उसने गुजरात को जीता था, फिर रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालौर, मालवा, तमाम उत्तर भारत के प्रांतों को उसने जीत लिया था। दक्षिण भारत में देवगिरी, होयसल, पांड्य राजवंशों का विनाश किया। मंगोल जो उस दौर में सबसे बड़े लड़ाके माने जाते थे, जिनके आतंक से पूरे मध्य एशिया और यूरोपियन कंट्री कांप रही थी, ऐसे मंगोल आक्रमण से देश को बचाया। तो उसी अलाउद्दीन खिलजी की हम चर्चा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बहुत मायने में जिंदगी के सबक के लिए भी काम देता है, क्योंकि उसके इतिहास से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि कोई कार्य योजना तुरंत चालू कर देना चाहिए, देर करने से कोई फायदा नहीं मिलना चाहिए। फिर एक सैनिक संगठन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बहादुर था। वैसे एक प्रकार से उसका ये संयोग ही माना जाएगा कि वो सफल था, क्योंकि उसके दौर में जितने बड़े महान सेना नायक हुए फिर कभी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में नहीं हुए। जैसे उलुग खान, नुसरत खान, जफर खान जैसे एक से बढ़कर एक सेनापति उसके दौर में थे। मलिक काफूर, मलिक नायक, कमालुद्दीन गुर, फिर ऐसे सेनापति किसी को मिले नहीं। और दूसरा, सबसे बड़ी सेना थी उसकी दिल्ली सल्तनत में, 4,75,000 उसकी सेना थी। अफीफ इसका विवरण बताता है। इससे बड़ी सेना फिर किसी के पास नहीं थी, और लोग अधीनस्थ सामंतों या मनसबदारों की सेना के आधार पर लड़ते थे। जैसे अकबर की सेना के बारे में बताया जाता है कि उसकी संख्या भी काफ़ी थी, लेकिन उतनी अकेले दम पर नहीं थी जितनी अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो उपलब्धियां हैं सैनिक दृष्टिकोण से सबसे महान उपलब्धियों में उसकी गिनती होती है। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने, ये एक महत्वाकांक्षी व साम्राज्यवादी शासक था। इसके राज्याभिषेक के अवसर पर इतिहासकार बर्नी ने कहा था कि शहीद सुल्तान के कटे हुए सिर से रक्त टपक रहा था। यहाँ शहीद सुल्तान का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है। जलालुद्दीन खिलजी, इसी को मौत के घाट उतारा था उसने। टपक रहा था और शाही चंदोबा उसके सिर पर रखा गया था, मतलब ताज उसके सिर पर रख दिया गया था। फिर बर्नी कहता है कि प्रत्येक मंजिल पर वह स्वर्ण मुद्राओं को बिखेरते हुए दिल्ली पहुंचा। वह बालिस्ता से स्वर्ण मुद्राओं को बिखेरता था, जिससे जनता उसके विश्वासघात और कृतज्ञता को भूल गई थी। मतलब सुल्तान की हत्या करने के बाद प्रजा को संतुष्ट करने के लिए बेतहाशा मात्रा में उससे धन को बांटा था, ताकि प्रजा जो उसके क्रूर कारनामे हैं उसको भूल जाए। इसके बारे में हमें जियाउद्दीन बर्नी चर्चा करता है। उसकी पुस्तक का नाम है तारीख फिरोजशाही, बहुत ही फेमस पुस्तक है बर्नी की। बर्नी की पुस्तक बहुत फेमस है, तारीख फिरोजशाही नाम है। दिल्ली सल्तनत में बहुत ही कमाल की पुस्तकें मानी जाती है।
इस पुस्तक की रचना उसने फिरोज शाह तुगलक के दौर में शुरू किया था, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे शासकों के बारे में उल्लेख करता है। अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का भाई था। अतः यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। इसकी एक पुत्री से भी इसकी शादी हुई थी। अलाउद्दीन का जो मूल नाम था अली गुरशस्प था। इसने स्वयं का राज्याभिषेक 12 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में करवाया था। ये दिल्ली में उसका लाल महल था। ये बहुत ही नोटिस करने वाला पॉइंट है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जैसे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का राज्याभिषेक किलो खरी में हुआ था, उसी तरीके से इसका जो राज्याभिषेक था वो लाल महल में हुआ था। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि अन्य शासकों ने भी अपना राज्याभिषेक अलग अलग जगहों पर कराया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये मिलान के लिए भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सिकंदर द्वितीय, इसके सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में ये उपाधि अंकित थी। सिकंदर द्वितीय को फारसी में कन्वर्ट करें तो नाम आता है इसका सिकंदर ए सानी। ये नाम मिलता है पुस्तकों में, जो शुद्ध नाम, यानी द्वितीय सिकंदर। इसका मतलब ये है कि वो पूरे विश्व को जीतने का प्लान बनाया था, जैसे सिकंदर ने बनाया था, और सिकंदर के समान इस मामले में बनना चाहता था, इसलिए उसको द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ठीक है। सल्तनत युग का समुद्रगुप्त, इसको स्टेनले लेनपुल ने कहा है। अब देखिए, इस सल्तनत युग का समुद्रगुप्त कहने का आशा क्या है। समुद्रगुप्त ने भी उत्तरापथ विजय अभियान किया था, दक्षिणापथ विजय अभियान किया था। तो ऐसे इसने भी उत्तर भारत पर भी विजय अभियान किए थे, दक्षिण भारत पर भी विजय अभियान किए थे। और स्टेनले लेनपुल जो है वो साम्राज्यवादी इतिहासकार है। यहाँ ये नोट करने वाली बात है। और साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में एक बहुत बड़ी बुराई होती है कि भारत के जो बड़े बड़े महानायक हैं उनकी तुलना यूरोपीय महानायकों से कम किया जाए। जैसे कालिदास की तुलना किसी भी स्तर पर शेक्सपियर से नहीं की जा सकती, क्योंकि कालिदास पहले हैं कवि, वो गुप्त काल के कवि हैं, और शेक्सपियर का काल विक्टोरियन एज में आता है, और लगभग मिला जुलाकर 1300 साल का अंतर आता है, 1200 से कम नहीं होगा अंतर। तो ऐसे दौर में कालिदास एक नाटक और कवि के तौर पे दिखाई देते हैं, और वही काम वहाँ पर वो भी कर रहा था। तो ऐसे दौर में दोनों की तुलना करने से चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। बस ये तुलना इसलिए किया गया कि शेक्सपियर ज़्यादा महान थे, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही कुछ इतिहासकारों ने नेपोलियन की तुलना कर दिया है यहाँ समुद्रगुप्त से, लेकिन नेपोलियन का साम्राज्य समुद्रगुप्त के मुकाबले बहुत कम था। शार्लमैन की तुलना कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य से, जो जर्मनी का शासक था। अब जितना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का था, शार्लमैन का उसकी तुलना में कुछ नहीं था। ऐसे ही भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह दिया जाता है, जबकि बिस्मार्क अल्सास लारेन के ही कुछ प्रांतों तक था। बहुत बड़ा एकीकरण उसने नहीं किया था, जो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बहुत बड़े इलाके नहीं थे, उससे बड़े तो हमारे जूनागढ़ और कश्मीर हैदराबाद हैं। 563 रियासतें यहाँ पर थी, वहाँ पर वही जालबेरिन संघ को मिलाकर उसने एकीकरण किया था। तो ये भारत के महानायकों की उपलब्धियों को कमतर दिखाना। जैसे मैकियावेली, भारत के चाणक्य, जो चाणक्य थे उनकी तुलना मैकियावेली से। कूटनीति के मामले तो चाणक्य का मुकाबला आज भी किसी से नहीं है, मैकियावेली उस पर खड़े नहीं उतरते। तो यही काम साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का था। यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, इसका अर्थ होता है खलीफा का दाहिना हाथ या खलीफा का नायब। या अगर पूरी तरीके से इसकी व्याख्या करें तो इसका अर्थ होता है कि मुसलमानों का संरक्षक एवं खलीफा का दाहिना हाथ। यहाँ पर खलीफा को इंगित करना इसलिए भी जरूरी कि दिल्ली सल्तनत काल में वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, और खलीफा की सत्ता को मान्यता दिए बगैर शासन प्रशासन को चलाना असंभव था।
इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिक्कों में खलीफा का नाम भी अंकित कराया था और अपनी उपाधियों में भी। और जब खुतबा पढ़ा जाता था तो उसमें शासक का नाम और खलीफा का नाम भी अंकित होता था। शुक्रवार के दिन जो जुमे की नमाज होती थी उसी समय खुतबा ये पढ़े जाते थे और खुतबा पढ़ने वाला खतीब कहलाता था। अलाउद्दीन को समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो व परवर्ती इतिहासकार साम्राज्यवादी युग का परवर्ती इतिहासकार इसामी दोनों ने एक भाग्यवादी व्यक्ति की संज्ञा दी। यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है कि अमीर खुसरो इसका जो राजकीय इतिहासकार था, ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक लिखा है इसने। अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह ये पुस्तक गद्य में लिखी गई है और ये अलाउद्दीन खिलजी का सरकारी इतिहास है। अलाउद्दीन खिलजी, इसके जो विजय अभियान है उसकी चर्चा इसमें मिलती है। विजय अभियान में उत्तर भारत विजय अभियान, दक्षिण भारत विजय अभियान, मंगोल आक्रमण, यहाँ तक कि जो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य जो चलाई थी उसकी भी जानकारी इसी पुस्तक में मिलती है। तो खजाइन उल फुतूह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ये सरकारी इतिहास पे है, सरकारी इतिहास, ठीक है। तो सरकारी इतिहास इसको माना जाता है। जैसे मुगल काल में भी कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो सरकारी इतिहासकार थे, जैसे औरंगजेब के दौर में मोहम्मद काजिम खान सिराजी को सरकारी इतिहासकार माना जाता है। मतलब सरकार के द्वारा प्रदत्त सारी व्यवस्थाएं थी इन लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से इसामी की एक पुस्तक है, उसका नाम है फुतूह उस सलातीन। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। अब इसकी व्याख्या हम स्पष्ट करते हैं। साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात कैसे होता है बता रहे। इल्तुतमिश और बलबन अपने साम्राज्यवादी अभियानों में सफल नहीं थे, कुछ ही इलाके को जीत पाए थे और मोहम्मद गोरी ने जो इलाके जीते थे कम वेश वही मुझे दिखाई देते हैं, बहुत बड़े इलाके पर काबिज नहीं थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बनता है तो उसने बहुत बड़े एरिया पर शासन किया। जैसे समूचा उत्तर भारत उसके कब्जे में आ गया, दक्षिण भारत उसके कब्जे में आ गया, मंगोलों के खिलाफ भी हमला करके देश को बचाया। तो ये बड़ा एरिया दिखाई देता है। इसी से इतिहासकार मानते हैं कि साम्राज्यवादी जो इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें अब यहाँ पर, इतिहासकार मोहम्मद हबीब की बात करें। मोहम्मद हबीब भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले रजनी पानदत्त ने किया था। उस पुस्तक का नाम है इंडिया टुडे, लेकिन वो आधुनिक भारत पर लिखी गई पुस्तक थी। मध्यकालीन भारत पर लिखी गई पहली पुस्तक है मोहम्मद हबीब द्वारा द सुल्तान ऑफ महमूद गजनवी ऑफ दिल्ली सल्तनत है। और एंशियंट हिस्ट्री में डी कौसामी ने एक पुस्तक लिखी थी। तो ये तीन बड़े इतिहासकार हैं जिन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में किया था। तो मोहम्मद हबीब इतिहासकार, इन्होंने मध्यकालीन भारत का के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ बताया है अलाउद्दीन खिलजी से होता है, क्योंकि इसी के समय बताया था। पिछले अभी मैंने चर्चा किया था इस पर कि उत्तर भारत विजय अभियान किए गए थे, दक्षिण भारत किए गए थे, तो ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के द्वारा अभियान था। यशआर शर्मा के अनुसार वह भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था। यशआर शर्मा का पूरा नाम है श्री राम शर्मा है, ये भी बड़े इतिहासकार हैं। स्पेशली ये जो मुगलों की धार्मिक नीति है इस पर रिसर्च के लिए जाने जाते हैं यशआर शर्मा।
इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार अलाउद्दीन का शासन लज्जापूर्ण था। लेन पुल ने अलाउद्दीन खिलजी को महान अर्थशास्त्री कहा है। ये जब उसने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी उसके संदर्भ में कहा था, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने सोने के सिक्के भी चलाए थे ना, सोने के सिक्कों को यगन्नी दुगन्नी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सोने का सिक्का चलाया था, जो उछाले जा रहे थे, सोने के सिक्के चलाए थे। उन सिक्कों नाम है यगन्नी और दुगन्नी, ये सिक्के थे इसके। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने दिनार नामक सोने का सिक्का चलाया था। अभी पिछले लेक्चर में चर्चा की है कि बलबन ने भी एक सिक्का चलाया था दियात, वो भी सोने का ही सिक्का था। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने लिखने का समय नहीं मिल पाया था, इसीलिए बर्नी कहता है कि वह अशिक्षित था। वहीं फरिश्ता का मत है कि सुल्तान बनने के पश्चात उसने व्यक्तिगत रूप से पढ़ना प्रारंभ किया था और फारसी सीखा था। खुद अलाउद्दीन खिलजी का कहना है कि यद्यपि मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, न ही कभी रोजे रखता हूँ, न ही कभी शुक्रवार की नमाज में सम्मिलित होता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान। अब सच्चा मुसलमान मानने से कोई रोक भी नहीं सकता उसे, भाई वो तो सल्तनत पर काबिज है, वो जो चाहेगा वो करेगा। तो ऐसे दौर में उसने ऐलान किया कि मैं न रोजे रखता हूँ न नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन तब भी मैं एक सच्चा मुसलमान